दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ लाखों अभ्यर्थियों की सपनों की एक बड़ी भर्ती पशु परिचर में विज्ञान विषय के साथ आपको देने कंसेप्ट का तड़का, विज्ञान का धमाका लेकर पीएस क्लासेस भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के साथ अपना आगाज़ करेगी। ये आपके जो नवीनतम सिलेबस है, जिसको 6 भागों में बांट कर और ब दोनों पेपर को सम्मिलित करके नया सिलेबस प्रस्तुत किया गया था, उसमें विज्ञान का ये पहला टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच होने वाली क्रिया या विक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके एक नवीनतम उत्पाद बनाते हैं। इसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक जिसमें जो क्रियाकारी है, ऐसा परिवर्तन होता है उसमें जिसमें नवीनतम पदार्थ में संगठनात्मक परिवर्तन नहीं होता और वह वापस अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है। जैसे बर्फ़ का जल में पिघलना और जल को पुनः अगर अपन जमाव बिंदु पर ले जाए तो वो जम जाता है बर्फ़ के रूप में। तो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। और एक इस तरह का परिवर्तन होता है कि दूध यदि दही में बदल जाए तो पुनः दूध में उसकी प्राप्ति नहीं होगी, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बेस इनका रासायनिक अभिक्रिया से होता है। तो हम पहला प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया होने की सूचना हमें निम्नलिखित प्रेक्षण की सहायता से हो सकती है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निष्कासन। और चौथा, ताप में परिवर्तन। ये जो चारों बिंदु हैं, ये एक कथन के तौर पे दे रखे हैं आपको, और इसी के आधार पे आपको अपना उत्तर सेलेक्ट करना है। और याद रखिएगा, ये RSM, SSB और RPSC का नवीनतम परीक्षा स्वरूप है, जहाँ कथनात्मक प्रश्नों की अधिकता रहती है। तो हम भी आपको प्रैक्टिस में ऐसे सवालों को शुमार करते चलेंगे। अब देख लीजिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये चारों ऐसे कारक हैं जो आपको परिलक्षित होंगे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा कि अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन भी होगा और तापमान में परिवर्तन तो सबसे लाजमी है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलें तो किन्हीं दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, वो कहलाते हैं। देखो सवाल क्या रहा है कि ये दो पदार्थ हैं ए और बी, इन दोनों के बीच क्रिया हुई और जो रासायनिक परिवर्तन होगा तो इन दोनों को क्या कह रहे हैं, ए और बी क्या हुआ, ये अभिकारक या क्रियाकारक होंगे जिनके बीच अभिक्रिया होती है। सवाल नंबर 3 कहता है कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होने पर बनने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया था, ये आधी रिएक्शन थी। ए और बी के बीच जब क्रिया होगी तो ये सी और डी बनाएगा। अब ये जो सी और डी है वो आपके उत्पाद हुए हैं। सी मुख्य उत्पाद होता है और डी को युगोत्पाद या सह उत्पाद कह देते हैं। तो ए बी आपका क्रियाकारी हो गया या अभिकारक कह सकते हैं इसको, और सी और डी जो है वो इसके उत्पाद हो गए। प्रश्न संख्या 4, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ एक बात और साथ के साथ समझते चलिएगा, चौक या खड़िया या चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछते हैं तब भी इसी का उत्तर होगा, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है सही उत्तर होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, चौक या खड़िए का रासायनिक सूत्र CaCO3, चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3।
पूरा नाम। कभी कभार, हाँ, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कभी कभार हम इस सूत्र से पढ़ के चले जाते हैं और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 ना दे करके उसका नाम ही आपको निरूपित कर दें कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। CaCO3 इसका सही उत्तर था। और इसके साथ इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक बातें हम और देख लेते हैं। ये जो CaO आया है आपके सामने, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे बिना बुझा हुआ चूना या अंग्रेजी में इसे लाइम कहते हैं। इसकी जब जल के साथ क्रिया होती है, चूने की जो पुताई होती है उसमें ये दैनिक जीवन में उपयोगित हम देखते हैं और प्रयोगशाला में इसे हम एक प्रयोग के तौर पे परखनली के जरिए भी करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो जैसे ही जल के संपर्क में आएगा एक तेज़ बुदबुदाहट होगी और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी या लाइम वाटर होता है। उसमें जैसे ही CO2 प्रवाहित करेंगे तो CO2 प्रवाहित करते ही ये CaCO3 में बदल जाता है। या मैं दैनिक जीवन की बात करूं तो जैसे ही चूने की पुताई आप करते हैं दीवार पे, चूने की पुताई जब वातावरणीय CO2 से क्रिया करती है तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उसमें एक शाइन उत्पन्न होता है, एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक का कारण CaCO3 होता है। और लेबोरेटरी में जब हम देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही आप CO2 का प्रवाह करेंगे तो श्वेत विलयन का रंग श्वेत होता चला जाएगा CaCO3 बनने के कारण, और ये दुधिया कलर हो जाता है। इसमें जब हम CO2 को आधिक्य से प्रवाहित करते हैं तो ये बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में CaHCO3 होल ट्वाइस में। और इस तरीके से ये एक अभी संपूर्ण प्रक्रिया समझा दी गई है। और आपको बताने का कारण जो है, ये XY से रिलेटेड सवाल कभी यदि पूछ लिए जाएं तो उनका आधार यही होता है। जैसे एक सवाल मैं कल्पना करूं कि X की क्रिया हम जल से करते हैं, इससे हमें Y की प्राप्ति होती है और Y में जब CO2 को प्रवाह किया जाता है तो एक Z पदार्थ बनता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब आप X और Y की पहचान कीजिए। तो आपका उत्तर होगा X CaO है और Y जो है वो CaOH होल ट्वाइस है। मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करके कैल्शियम बुझा हुआ चूना या चूने के पानी में परिवर्तित हो जाता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में। और जब इसका CO2 से रिएक्शन होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो इस तरह से XYZ के सवाल भी इसके आधार पे होते हैं। तो आप इस स्लाइड को ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम उत्तरोत्तर और भी प्रैक्टिस में जहां आपको डालेंगे वहां और भी आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। हम बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जल से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज हमें प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट के टूटने से। और होता क्या है वो हम बता देते हैं आपको अगले स्लाइड में। कि शरीर में ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न करता है। और ये जो एनर्जी बनती है या ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठी होती है, संग्रहित होती है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। ATP के रूप में ऊर्जा का संग्रहण जो है और वो हमारे कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तेल और वश्य पदार्थ को खुला छोड़ने पर उनका गंध युक्त होना विकृत गंधिता कहलाएगा। ये संचारण और विकृत गंधिता दोनों ही आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। संचारण का मतलब समझना, ये जंग लगने की प्रक्रिया है। और विकृत गंधिता जब
गंध विकृत हो जाए, सिंपल शब्दों में कहें तो विकृत गंधीयता से रिलेटेड दो बातें खास हैं आपकी। चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को विस्थापित कर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होने से अधिक देर तक या अधिक दिनों तक चिप्स को भुरभुरा रखती है और विकृत गंधीयता से बचाती है। तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, अगर ये सवाल है तो भी नाइट्रोजन होगा। और नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होने के कारण अधिक दिनों तक विकृत गंधीयता से बचाए रखती है पदार्थ को। संक्षारण, जंग लगने की जो बात हमने करी थी उसको देख लेते हैं। संक्षारण के लिए आवश्यक कारक, इसका सही उत्तर होगा FeO2H2O, यानी आयरन, ऑक्सीजन और जल, ये इसके प्रमुख कारण हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम समझें, कभी कभार या अधिकांश परीक्षा में हो चुका है, इसलिए बताना जरूरी है कि आयरन के साथ एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, नमी या आर्द्रता या आर्द्र। आयरन और आर्द्रता का संपर्क होने पर संक्षारण होता है, करेक्ट बात है ये। या नमी का आयरन से संपर्क होने पर, नमी का लोहे से संपर्क होने पर संक्षारण होगा, ये भी सत्य बात है। क्यों? क्योंकि नमी और आर्द्रता का मतलब ये होता है कि वायु में जल की उपस्थिति। तो जो हमें स्पष्ट रूप से कारक मिले तो 3 कारक हैं, Fe है, O2 है, H2O हो। O2 ऑक्सीजन हो गया, ये जल हो गया, और Fe जो है आपका आयरन को निरूपित कर रहा है। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि कभी कभार ये ऑक्सीजन और जल की जगह नमी डाल देता है, तो हमें उसी तरह से सेलेक्ट करना है। कॉपर सल्फेट के घोल में डूबी लोहे की कील का रंग बदल जाता है। इसके भूरे होने में रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार उत्तरदायी होता है। ये है क्या? रासायनिक अभिक्रिया के सब टॉपिक पे मैंने आपको कहा कि ये सम्मिलित होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो हमने इसमें रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ी हुई एक तथ्यात्मक एक प्रश्न जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें डाल दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है, CuSO4 के घोल में जब आप आयरन को डुबाते हैं, आयरन अधिक क्रियाशील है Cu की अपेक्षा, इसलिए ये रिएक्ट करके FeSO4 + Cu बनाता है। यही बनने के कारण इसका लालिमा युक्त भूरा रंग हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, भौतिक परिवर्तन के अभिलाक्षणिक गुण नहीं हैं। इनमें भौतिक अवस्था यथा रंग, आकार एवं संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये दोनों ही बातें सही हैं। किण्वन इसका प्रमुख, किण्वन को समझिएगा। किण्वन प्रक्रिया क्या हुई? किण्वन जैसे अंगूर से हम शराब बनाते हैं, तो ये जो क्रिया संपादित होती है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। जैसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। और जब किण्वन होगी तो क्या अंगूर से शराब बनने के बाद पुनः हम अंगूर प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जो अपना सवाल है, भौतिक परिवर्तन के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो अभिलाक्षणिक गुण यही नहीं है आपका तीसरा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो C, केवल 3। और इसके साथ भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दे दिए, बर्फ का पिघलना, संघनन, मोम का पिघलना और ऊर्ध्वपातन। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना आपको पढ़ते ही समझ में आ सकता है। संघनन और ऊर्ध्वपातन को समझ लीजिए। संघनन वह अवस्था है, जल को गर्म करते हैं, ये वाष्प रूप में उड़ने लगती है। अब ये वाष्प को अगर आप ठंडे क्षेत्र से गुजारें तो वह बूंद के रूप में जम जाएगी, यानी वो जल द्रव अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाएगी। और सामान्यतः घर के उदाहरण से यदि मैं बताऊं तो जैसे खिचड़ी बनते समय उस पर ढक्कन दे दिया जाता है, तो एक जल बूंदे उस ढक्कन पे जम जाती है, बस वही आप संघनन समझिए। वाष्प के रूप में वाष्प उड़ रही थी, लेकिन उसको वातावरण इस तरह से मिला तो वो जल द्रव के रूप में, बूंद के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। ये संघनन हो गया। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे ही गैस में बदलता है, और यदि वापस अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए
तो गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और ये परिवर्तन नौसादर और कपूर इत्यादि में पाया जाता है। और जिन पदार्थों में ये होता है उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। हम आगामी प्रैक्टिस सेट में इसको शामिल करेंगे। अभी मोटे तौर पे आपको भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण बता दिए हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, समझना इसको। किण्वन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, समझना इसे, ये मोम का जलना नहीं है, मोम का पिघलना है। तो मोम पिघलकर वापस मोम अवस्था में आती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन होगा। दूध का दही में बदलना, ये वापस अभिकारक में परिवर्तन नहीं होंगे, इसलिए यानी दूध दही में बदल गया और वापस दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका संरचनात्मक और संगठनात्मक स्वरूप बदल चुका है। संघनन अभी हमने डिस्कस कर लिया, भौतिक परिवर्तन है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो देखिए आप, तीसरा और पांचवा, ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 5 ये। और अन्य कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताए हैं आपको, जिसमें लकड़ी का जलना है, हम जानते हैं। दूध का दही में बदलना है, ये भी हम जानते हैं। और जो आपको समझना है वो है जीर्णता और किण्वन। ये दो नामों में समस्या पैदा करेगा। किण्वन काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने, इसलिए समझ आ चुका कि ये रासायनिक परिवर्तन है। जीर्णता समझ लीजिए, जीर्णता का मतलब होता है एजिंग। एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना। बचपन से आप प्रौढ़ावस्था में गए, अब प्रौढ़ से वापस या वृद्धावस्था से वापस बचपन में नहीं जा सकते, इसे जीर्णता कहते हैं। तो ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से एनसीईआरटी बेस्ड एक खास तथ्य आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैंने इसको देखा है कि तथ्यात्मक गलती होती है और इसका परिणाम जो है विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। मोम का पिघलना, समझिएगा इसको। मोम पिघलेगी, वापस मोम अवस्था में आती है, यानी क्रियाकारक उत्पाद की तरफ गया और उत्पाद से वापस क्रियाकारी बन जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना, मोम अगर जलेगी तो वो जला हुआ मोम वापस मोम में नहीं आएगा, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और अब इसको और क्लियर कर दूं, मोमबत्ती का जलना देखिए। मोमबत्ती जब जल रही होती है तो हमें वो वापस पिघलकर मोम रूप में मिलती है, लेकिन क्या पूरी मोमबत्ती मिल जाती है? नहीं, उसका कुछ अंश जल जाता है और कुछ अंश हमें प्राप्त होता है। तो हमारा जो तथ्यात्मक जानकारी देने का जो मकसद है वो अब आया है। केवल ये पूछा जाए कि मोम का पिघलना है तो भौतिक परिवर्तन है, केवल ये पूछा जाए कि मोम का जलना है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन सवाल अगर ये आता है कि मोमबत्ती के जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, क्योंकि उसमें मोमबत्ती जलती भी है और उसमें मोमबत्ती पिघल भी रही है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार का परिवर्तन है। ये एनसीईआरटी के जो ऑथेंटिक बुक है उसमें वेरी क्लियर है, तो आप इसको समझ के चलिएगा। आपकी अग्रिम शुभकामनाएं आपकी कामयाबी की, और हम आगामी बहुत सारी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।